अस्सलामुअलैकुम। PNN स्पेशल के साथ मैं हूं शफक शहजाद। नाजरीन, जूं इलेक्शन की तारीख नज़दीक आती जा रही है, जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी जो इंतखाबी मुहिम है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है। ऐसे में यही सियासी जमातें जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा भी कर रही हैं। फिर हमने देखा कि एक जानिब जो PTI है उससे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, और अब इस मामले में PTI कह रही है कि उनके पास प्लान C भी मौजूद है। अब सवाल ये कि वो प्लान C क्या है, इस पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो प्लान C है क्या। फिर दूसरी जानिब अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी गिले शिकवे करते नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक शख्स है जिसको नवाजा जा रहा है और हमें भी सही तरह से जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं मिल रही है। क्यों कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ये शिकवे, ये भी जानेंगे। फिर दूसरी जानिब अगर हम नून लीग की बात करें तो नून लीग ने भी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, लेकिन सबसे अहम नुकता ये कि अभी तक अपने मंशूर का ऐलान नहीं किया। क्या वजह है कि अभी तक मंशूर का ऐलान नहीं किया? हमने देखा कि मरियम नवाज़ ने जलसा किया, उकाड़ा में उनकी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी तक अपने मंशूर का ऐलान नहीं किया। फिर इसके साथ साथ सबसे अहम सवाल ये है कि क्या वाकई इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी को होंगे, क्योंकि इस हवाले से एक अजीब सा इबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सेनेट में 3 करारदादें इस हवाले से पेश की जा चुकी हैं कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। ये सारी सिचुएशन है, इस पर बात कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया है नून लीग से उज़मा कारदार साहिबा ने, और हमारे साथ मौजूद हैं कानूनदान हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। उज़मा साहिबा, आपसे शुरू करती हूँ। उज़मा साहिबा, नून लीग ये दावा करिए कि उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जी हम ही हुकूमत बनाएंगे और हम ही हैं जो आगे आएंगे। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं बादियो नज़र में जो नून लीग है ना, उसके अंदर एक रिफ्ट देखा जा रहा है, पार्टी क़यादत के अंदर भी और पार्टी उम्मीदवारों के अंदर भी। क्या वजह इस रिफ्ट के पीछे, ये जो धड़े बंदियाँ बन रही हैं, इनके पीछे क्या वजह है? हमने देखा कि हमज़ा ने भी ये दावा किया था, हमज़ा शहबाज ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब आप उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने पार्टी के लिए सख्तियाँ भुगती हैं, पार्टी का मुश्किल वक्त में टाइम दिया, साथ दिया, और अब आप उन लोगों को भूल कर, उनको नज़रअंदाज करके दूसरी सियासी जमातों को अकोमोडेट कर रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे, ये क्या मेथड क्या है इसके पीछे? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। जो आपका पहला सवाल था वो ये था कि हम समझ रहे हैं कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन सी ऐसी पार्टी है जो सारे सूबों में मुतहर्रिक है, सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है, उनकी तंजीम जो है यूसी लेवल तक बन चुकी है, उनके सारे विंग्स एक्टिवेटेड हैं। मुझे उसका आपने मुजाहरा 21 अक्टूबर को तो देख लिया था। तो अब जो पार्टी जिसका अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वालेहाना मोहब्बत है लोगों को, उनका वोट बैंक टच से मस नहीं हुआ, तो वो जाहिर है उनको अपना जो मैंडेट है वो अवाम उसी तरह देंगे जिस तरह से उनको पहले उन्होंने 2/3 मैंडेट दिया था। तो दूसरे आप जो मुझसे पूछ रही हैं, देखें आप के सामने है कि 20 पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स हुई जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जाती तौर पे हर कैंडिडेट, 40,000 कैंडिडेट्स थे, हर एक से जाती तौर पे इंटरव्यू लिया, उनकी बात सुनी, उनको इज्जत दी। और उन मीटिंग्स में वो अकेले नहीं बैठे थे, उनमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा, शहबाज, सारे तमाम टॉप लीडरशिप वहां पे मौजूद थी हर मीटिंग में। तो जिसने जो कहना था, जो करना था, वो सारों ने अपनी बात की और उनकी सुनी गई। लेकिन आपको पता है कि एक हलके में टिकट तो एक ही बंदे को मिल सकता है ना, 10 को तो नहीं मिल सकता है। हमारे तो हर हलके में से 10 या 12 लोगों ने अप्लाई किया था, तो जाहिर है लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कल्चर जहां पे आप सारे कैंडिडेट्स की को इज्जत देते हैं और उनको फिर कहते हैं कि जी अगर आप पार्टी की खातिर आप बैठ जाएंगे तो आपको पार्टी हर हालत में अकोमोडेट कर लेगी किसी और तरीके से। जाहिर है हुकूमत में आते हैं तो और भी तरीके बहुत होते हैं अकोमोडेट करने के। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिर्फ नून लीग में मैंने देखा है, वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जाती काविश की वजह से है। ये तो हमने पीटीआई में तो था ही नहीं, क्योंकि पीटीआई में हर दफा हमें कहा जाता था आपका इंटरव्यू होगा, आपसे खुद पूछा जाएगा आपने ये क्या, आपका क्या पार्टी में कंट्रीब्यूशन। आज तक किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ और किसी को पता नहीं होता था, कोई लिस्ट उधर खींच के ले जाता था, कोई उधर लेके चला जाता था। यहाँ पे तो एक एक का नाम लेके कैंडिडेट का उसके सामने जो है वो बात हुई है। तो देखें इख्तलाफात होते हैं। जो लोग जिस तरह दानियाल साहब हैं, उनको चाहिए था कि वो उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, उनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए थी। अब तलाल चौधरी देखें, वो उन्होंने कहा जी मैं मेरे 1000
टिकट भी कुर्बान है, वो पार्टी पे कोई मसला नहीं, तो उनको पार्टी ने देखे सेनेटरशिप की टिकट ऑफर कर दी है। तो यही होता है कि आप अगर जुड़े रहें और अच्छी उम्मीदें रखें पार्टी के साथ, तो पार्टी आपको कभी नहीं भूलती है। तो ये छोटी-मोटी, और हमजा साहब जो है उन्होंने कभी देखिए छोटा-मोटा गिला चलता है, क्यों नहीं चलता है? लेकिन वो सब इकट्ठे हैं। ये कोई किसी के साथ किसी किस्म की डिवीजन नहीं है, हर एक अपने-अपने इंतखाबी मुहिम में इस वक़्त लगे हुए हैं और पूरी पार्टी उनके साथ जुड़ी हुई है। कोई किसी किस्म का अभाव नहीं। जिसने छोड़नी थी पार्टी, अब सुमेरा मलिक है, वो छोड़ दी है, तो छोड़ दें, ये उनकी अपनी ज़ाती एक डिसीजन है। एक वो आयशा रजब हैं, वो कह रही है मैं इंडिपेंडेंटली करूँगी, ठीक है, उनकी भी अपनी चॉइस है। अगर वो समझती हैं कि पार्टी का टिकट नहीं उनको मिला और वो इंडिपेंडेंटली लड़ेंगी, तो ये होता रहता है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपको क्या लग रहा है? बिलावल ये जो बड़े एक्टिव हैं और बड़े दावे कर रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म मैं ही होऊंगा, लेकिन फिर साथ साथ गिले शिकवे भी करें। वो कह रहे हैं जी एक ही जो जमात है उसको ही नवाजा जा रहा है और हमारे साथ उम्मीदवारों से भी लिए हैं, तीर के निशान वापस ले लिए, हमें सही तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। ये किससे कर रहे हैं गिले शिकवे? किसको मैसेज देना चाह रहे हैं बिलावल? खत्म हो गया केस बैरिस्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सुन पा रही हैं आप मुझे? ठीक है, बैरिस्टर साहब से दोबारा उनको ज्वाइन करने की, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाफिज़ साहब, यही सवाल अगर मैं आपसे कहूँ, आप सुन रहे हैं ना, आप इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, तो जो बिलावल ये गिले शिकवे कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? शफक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जब कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस या स्पेशली इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी ये होती है कि अपना जो वीक अंदर ये है कि जो परसेप्शन। ठीक है हाफिज़ साहब, कोई टेक्निकल वजूहात की वजह से मेरा ख्याल है आवाज़ में कुछ मसला आ रहा है, आपको हम दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अज़मत साहिबा, मैं आपकी तरफ से दोबारा आ रही हूँ। अज़मत साहिबा, मरीम नवाज़ ने उकाड़ा में अपना जलसा किया और बड़ा शानदार कह लें कि वो जलसा था, उसमें उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया, लेकिन उसके बावजूद कोई लाहा अमल नहीं दिया है, मंशूर का ऐलान नहीं किया है अभी तक। क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? क्यों अभी तक मंशूर का ऐलान नहीं किया गया? जबकि हमने देखा कि जो पीपल्स पार्टी उसने अपना 10 निकाती एजेंडा दे दिया है, तो आप लोगों की जानिब से क्यों नहीं आया अभी तक कोई एजेंडा? देखिए, बात सारी ये है कि जो रोड मैप है वो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आपको 21 अक्टूबर को दे दिया था। वो 9 पॉइंट जो एजेंडा था वो बहुत क्लियर था। अब जो मैनिफेस्टो है उसमें कोई तकरीबन 36 पॉइंट्स थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 30 तो अप्रूव कर दिए हैं, लेकिन कुछ अभी वो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुए। और आपने देखा कि कल फिर वो बड़ी एक, क्योंकि वो चाहते हैं मईशत को इमरजेंसी के तहत को बहाली की तरफ लेके जाएं, तो वो उसके लिए जो इकदाम करने हैं वो कल दोबारा उन्होंने सारे लोगों के साथ मीटिंग की और उनको कहा कि मुझे एक बेहतर इससे भी रोड मैप चाहिए। बाकी ये है कि देखें, जहां का पहिया रुका था 2017-18 में, वहीं से जो है दोबारा शुरू होगा, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की जो वर्ल्ड इकोनॉमीज में जो इंडेक्स में थी 24th नंबर पे था, आज हम 47th नंबर पे हैं। उस वक्त एशियन टाइगर बनने जा रहे थे और पाकिस्तान में आप देखें 18 की जो लोड शेडिंग थी वो खत्म हो चुकी थी। 12,000 मेगावाट ग्रिड में बिजली गई गाजी बरोदा से और चश्मा राइट बैंक कनाल से। तो ये सारी 6 मेजर एयरपोर्ट्स वो सारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टाइम में बने। और फिर देखें 22 हमारी मोटरवेज थी वो बनी और लोगों में खुशहाली थी। बिल्कुल ऐसे अज़मत साहब, आप ठीक कह रही हैं। हम इस सिचुएशन पर ना आगे चल के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे जो आप बात कर रही हैं। अभी हम फिर से शामिल गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, बात है कि मियां साहब अपने परसों जब जलसा उनका होगा उसमें वो इंशाल्लाह मंशूर अपना अनाउंस कर देंगे। मंशूर अनाउंस हो जाएगा। आमिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकती हूँ।
ठीक है आमिर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी एक शख्स को नवाजा जा रहा है, हमसे भी लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं से छीनी जा रही है। और वो पहले भी वो कह रहे हैं कि हमें तो भाई पहले भी कभी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है, हम तो ऐसे ही हमेशा से इलेक्शन लड़ते आए हैं। ये ठीक बात है? और ये शिकवे शिकायतें किससे कर रहे हैं? देखिए, ये कोई शिकवे शिकायतें नहीं है, वो हकीकत बयान कर रहे हैं। क्या हमारा रास्ता रोका नहीं जाता रहा? क्या हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहाँ से शुरू करूं और कहाँ तक सुनाऊं? 1988 में हमारे खिलाफ IGI बनाया गया, 90 के अंदर भरपूर धांधली की गई, सियासी जमातों में पैसे बांटे गए, 97 के अंदर तमाशा लगाया गया, सारी दुनिया को पता है। 2002 में पैकेट बना के हमारी पार्टी तोड़ी गई। 2007 में दहशतगर्दी करके मोहतरमा को शहीद किया गया। 2013 में हमारी कैंपेन नहीं चलने दी गई, धमाके किए गए। 2013 में 7 RO का इलेक्शन करवाया गया। 2018 में एक नया लाडला लॉन्च किया गया और आजकल एक फिर किस्सा आउटडेटेड पुराना, अब तो उन्हें लाडले का लफ्ज भी जचता नहीं है, तो किसी बच्चे को जचता है। अब 75 साल बुजुर्ग को लाडला कहते हुए भी शर्म आती है, अब किसी को बनते हुए शर्म नहीं आती, तो मैं क्या करूं? बात इतनी है कि हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं। और हम सर 16 माह आपके हलीफ रहे हैं, अब हरीफ बन गए, अब आप ऐसी बातें करेंगे? नहीं, हम गिले शिकवे नहीं करें। हरीफ क्या रहना है? हरीफ कहाँ थे हम? वो एक हुकूमत के अंदर उस वक्त मुल्क का जो हाल था, एक शख्स ने पाकिस्तान के अंदर इंतशार और नफरत की वजह से मुल्क की तबाही मचाने का जिम्मा ले रखा था। कभी वो डिफॉल्ट करवाना चाहता था, कभी वो हमले कर रहा था आपके आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो उस वक्त हम खड़े थे। हम ये नहीं कह रहे, हम ये बात कह रहे हैं हमें चाहिए भी नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड। आपको मुबारक हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तमाशा खत्म होना चाहिए। अपने जोरे बाजू पे सियासत करें। क्या ये सियासत का अंदाज है कि आप किसी की गोद में बैठे? 1988 में आपकी उम्र 40 साल थी, तब भी आप किसी की गोद में थे। आज आप 75 साल के, आज भी आप किसी की गोद में हैं। हम कह रहे हैं सियासत करें, अवाम की करें, और अवाम की सियासत करने के लिए आपको प्रोग्राम देना पड़ेगा। ये कभी भी नहीं होता कि मैं दिखाता रहूं कि 2000, हम आजकल हैरान है कि नून लीग वाले बात सुनाना शुरू कर देते हैं। 2017 में ऐसे था, 2017 में ऐसे था। सर 2022 में क्या था वो भी सुनाए ना। कल आप जलसों में कहते हैं मियाँ साहब के दौर में चीनी कितने की थी, मैं पूछता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में चीनी कितने की थी? मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में आटा कितने का था? मियाँ शरीफ के दौर में डॉलर कितने का था? तो आप ये तो ना करें कि जो पार्टी का सदर है उसे होनी नहीं आप करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ को आप इतना डिग्रेड कर रहे हैं, क्या उन्हें इतना ही बुरा शख्स समझते हैं कि नून लीग उनका नाम ही नहीं लेती? हर बात पे कहती है नवाज शरीफ आएंगे। नवाज शरीफ तो आके भी नहीं आए हैं, 3 महीने हो गए हैं लंदन से आए, लेकिन नहीं आए। वो आज भी स्क्रीन पे आवाम में तो नहीं निकले, अपने अपाई घर तक नहीं जा सकते हैं, वो तो बंद है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि खुदा के लिए प्रोग्राम की बात करें। ये नहीं है कोई आएगा तो ऐसे कर देगा। आपके पास प्रोग्राम क्या है? आपके पास अगर इसाहतदार है तो वो तो पिट चुका 16 महीने में। अगर आपके पास वही कैबिनेट है, आसफ है और ये जितनी आपकी कैबिनेट थी, वो तो पिट गई है आपकी कैबिनेट। आप प्रोग्राम दें, आप 3 लोगों को बताएं और प्रोग्राम क्या है। आपने 40 साल पहले भी कहा था हम एशियन टाइगर बनाएंगे, आप 40 साल के बाद भी कह रहे हैं हम एशियन टाइगर बनाएंगे। आप बना ही नहीं सके तो बस करें ना नारेबाजी में, प्रोग्राम दें। हमने आज 10 नुकाती मुआशी प्रोग्राम, सिर्फ नुकात नहीं दिए, कैसे उस पर अमल होगा वो भी दिया है और अवाम के सामने पेश कर दिया है हमने कि इस तरह हम बजट में जो करेंगे, कटौतियां करेंगे 17 वजारतों में। सब मौका तो आपको भी मिला था, आप लोगों को भी तो मौका मिला था, आप लोग बन जाते ना एशियन टाइगर्स। नहीं, हमारा जो, हमने तो एशियन टाइगर, हम ऐसे ये फिल्मी टाइगर वाइगर नाम नहीं रखते। हमारा एक तरीका कार है, पीपल्स पार्टी सीधी बात है कि अवाम को एक पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना चाहती है, अवाम को रियासत की तरजीह बनाना चाहती है। हमें जब भी मौका आता है हम यही करते हैं। हमने बनाया, हमने आइटम बॉम्ब दिया, हमने आपको आइन दिया, हमने मुल्क को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, हमने मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार दिया, हमने मुल्क के अंदर, हमारे दौर में तालीम मुफ्त हुई थी और इलाज मुफ्त हुआ था, आज जो फिर बहुत महंगा हो गया। आज फिर हम इंशाल्लाह ताला यही लेके आए हैं कि मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज देंगे। हम नौजवानों को उनका हक देंगे और उन्हें अच्छे रोजगार देंगे। हम किसान को, जो ज़राई मुईशत है पाकिस्तान, हम ज़राअत को ठीक करेंगे।
हम 17 वजारतों को खत्म करके जो डिवॉल्व कर चुके हैं नीचे लाएंगे, उनसे बचने वाले अरबों रुपए से हम गरीब लोगों को सब्सिडी देंगे। हम जो टारगेटेड सब्सिडी है अमीर आदमी के लिए उसे खत्म करके गरीब आदमी को सब्सिडी देंगे। और हम पहले भी बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे चुके हैं जो 2 आने वाली हुकूमतों ने जारी रखा, IMF ने उसे अप्रूव किया, तो हम उससे बेहतर प्रोग्राम देंगे। हम तो प्रोग्राम के साथ आ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कोई आएगा तो लागे पता जाएगा, और जब वो जाएगा तो फिर भी लागे पता जाएगा, वो हमेशा चला जाता होता है। ठीक है आमिर साहब, आपका पॉइंट आ गया। हाफिज़ हसन साहब, आपको क्या लग रहा है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? जैसे कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हमने तो अपना 10 निकाती एजेंडा दे दिया और हम इस पर काम करेंगे। नून लीग भी कह रही है कि हम आइंदा आने वाले दिनों में अपने मंशूर का ऐलान कर देंगे। आपको लग रहा है कि इन पर अमल करना भी इतना ही आसान होगा? हो सकता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं आपकी नज़र में? शफक, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अगर आप इन सारों के मैनिफेस्टो देख लें, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और हम इलेक्शन चलें स्टार्ट इसको कर लेते हैं 1988 से स्टार्ट कर लेते हैं, जब 1985 के बाद इस मुल्क के अंदर पार्टी बेस्ड जो है वो इलेक्शंस आए, और उससे ले के अब तक जो है तकरीबन 7 इलेक्शंस जो हो चुके हैं, 88, 1990, 93, 97, 2002, फिर 2008 है, 13 है और 18 का है, और अब हम 2024 के अंदर जा रहे हैं। तो अगर आप ये देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वर्जन चेंज होता है उस मैनिफेस्टो का, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या उसकी एग्जीक्यूशन जो अगर आप उसकी तरफ चले जाएं तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और वो इसलिए क्वेश्चन मार्क है कि हमने अपने जो फंडामेंटल्स हैं उसको हम चेंज करने की कोशिश नहीं करें, हम सिर्फ ऑप्टिक्स पे बात करते हैं। अब 2 चीज़ें मैं आपको बताऊं कि PMLN जो है वो क्रेडिट लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, और पीपल्स पार्टी जो है वो क्रेडिट लेती है कि जी हमने इस मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट्स लेके आए और हम इस मुल्क के लिए, गरीब के लिए काम करते हैं। लेकिन जो बुनियादी तौर पे इन दोनों के साथ साथ जो इस मुल्क का बड़ा मसला है वो इस मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम है, इस मुल्क का जस्टिस सिस्टम का ठीक ना होना है, इस मुल्क का सोशल वेलफेयर सिस्टम का ठीक ना होना है। इस मुल्क के अंदर जो आपकी 60% आबादी जो है इस वक्त 2 वक्त का रोटी नहीं खा सकती, उसको एलिवेशन करने का है कि वो किसी रोज़गार के ऊपर जाके लगें। और वो तकरीबन आपकी आबादी जो है 9 करोड़ 30 लाख है, जिसको आज जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है उन्होंने अपने लाड़काना के अंदर इस चीज़ का जिक्र भी किया। फिर आपके मुल्क के अंदर 3.5-4 करोड़ के करीब बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है, 5-5.5 करोड़ बच्चा आपकी स्टंटेड ग्रोथ है। उसके बाद अगर आप इकॉनमी के अंदर देख लें तो इस मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ना होने के बराबर है। और आहिस्ता आहिस्ता ये है कि हम इस मुल्क के अंदर जो है वो इंपोर्ट स्टेज पे चले गए, और आज इंपोर्ट इस स्टेज के अंदर चली गई है कि हमें उसके लिए इतना हमारा करंट डेफिसिट भी निकल आता है, डॉलर जो उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है, और इस सारे काम को एक्सरसाइज करने के लिए फिर हम कर्ज़ों में जाते हैं। और इस वक्त इस मुल्क के कर्जे 100 अरब डॉलर से ज़्यादा चले गए। और हर गवर्नमेंट जब आती है तो अगर आप इनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखें तो जब ये आते हैं तो ये बड़े स्लोगन के साथ आते हैं, और जब ये जाते हैं तो इनको एवेल्यूएट किया जाता है। तो जब दोबारा अगला कोई आता है तो वो कहता है कि इससे बड़ा मुल्क के अंदर जो था ना इकॉनमी का कोलैप्स था, ना इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस का कोलैप्स था, और इतनी चीज़ें बुरी थीं कि जिसको हमने इस मुल्क को अब ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ये इस मुल्क के साथ पिछले 40 साल से ये सिलसिला होता आ रहा है, और अब वो लेवल इस लेवल के अंदर चला गया है कि आवाम के अंदर डिसअपॉइंटमेंट है। अब आप इस इलेक्शन को ही आप देख लें कि अगले कुछ दिनों के अंदर हम इस प्रोसेस के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस की जो कन्फ्रंटेशन है वो सिर्फ लेवल प्लेइंग की हद तक चली गई है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आवाम की बेहतरी जो है उसके अंदर हमने ये किया, हम आइंदा इसके अंदर ये करेंगे, ये हमारी प्रोग्रेस आएगी, हम इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। इस मुल्क के अंदर जो एक वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट आई है कि इस मुल्क का जो गवर्नेंस और इकोनॉमिक सिस्टम जिस तरह चल रहा है इसके अंदर पाकिस्तान आइंदा वाइबल नहीं है। वो नहीं देखते कि इस मुल्क के अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट को कितना हमने एम्पावर करना है कि हम ये जितने सारे इश्यूज़ आपके हैं दुनिया के किसी मुल्क के अंदर चले जाएं, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के काम है। उनके डेवलपमेंट्स भी वही करती हैं, उनके स्कूल्स के भी वही करती हैं, उनकी हेल्थ का भी वही करती हैं। उसके बाद उनका जो है ये आपका प्राइस जो कंट्रोल है वो भी उन्हीं करती हैं। फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स को भी मेंटेन वही करती हैं, रोड्स को भी मेंटेन वही करती हैं।
ये सारा वो काम है जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, जिसको क्रेडिट पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर भी लेता है, जिसको क्रेडिट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी उसका क्रेडिट लेता है। और हम बड़े बाशगाफ अल्फाज के अंदर आके कहते हैं कि जी देखिए हम इस मुल्क के अंदर जो है वो काम जो एक लोकल गवर्नमेंट के हम एज ए प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, तो ये वो माइंड सेट है जिसको बदलने की ज़रूरत है। और अगर हम इसको नहीं बदलेंगे तो अब आप देख लेना कि मैं आप या कोई भी बंदा बात करे तो वो बात शायद उसको आप रिफ्यूट कर दें, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपको नहीं जुटलाते ना। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देख लें कि पिछले 40 साल के अंदर जो है क्या पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है या पाकिस्तान की जो इकॉनमी है या पाकिस्तान का जो टैक्स जो जीडीपी है या पाकिस्तान का जो एफडीआई इस मुल्क के अंदर है या पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग जो है या पाकिस्तान के अंदर जो है जॉब एम्प्लॉयमेंट्स जो है या पाकिस्तान के अंदर जो आपका लिटरेसी रेट है या पाकिस्तान के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ है, रूल ऑफ लॉ है, वो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। ये वो एक क्वेश्चन मार्क है कि जिसकी तरफ इन पॉलिटिकल पार्टीज को आना चाहिए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये मुल्क की वाइबल नहीं है तो देखें, अगर दोनों देख ले, जनरली देख ले, चले तीनों पार्टीज का हम जिक्र कर लेते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर भी ये बन गए, चीफ मिनिस्टर्स भी ये बन गए, इनके जो बच्चे हैं वो भी आगे आके ग्रूम करके इस मुल्क के बड़े बड़े ऑफिस ले गए। तो इन्हें व्हाट एल्स, इन्हें और क्या चाहिए? इन्होंने तो एंजॉय कर लिया। अब रहना इस मुल्क के अंदर किसने है? वो आपने रहना है, मैंने रहना है, हमारे बच्चों ने रहना है, हमारे रिलेटिव्स ने रहना है। वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो इस मुल्क के फंडामेंटल्स हैं वो ये है कि इस मुल्क के अंदर अगर मैं दवाई लेने जाऊं तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर ऐसा मैकेनिज्म हो कि मुझे दवाई की प्रॉब्लम ना हो, मुझे साफ पानी। आपको पता है इस मुल्क के अंदर जो है वो जितनी बीमारियां फैल रही हैं वो हमें साफ पानी ना मिलने की वजह से है। कराची आप देख लें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पानी का इशू बना हुआ है। उसके बाद आप पंजाब के अंदर चले गए, हेपेटाइटिस देख लें कितनी इस लेवल के चली गई है पानी ना साफ होने की वजह से। फिर आप ये देख लें कि जो बच्चे हैं वो आप देख लें गुर्बत की वजह से आप रोड्स के ऊपर आपको कितने नजर आते हैं। तो ये वो ऐसे एरियाज है कि जिसके अंदर इन्हें काम करना चाहिए। ये चले गए हैं इलेक्टेबल्स के अंदर, ये चले गए एक दूसरे के अंदर जो है वो हेट स्पीच के अंदर चले गए। वो उसको लाडला कह रहा है, वो उसको कह रहा है, वो उसको चौक में लाने की बात कर रहा है, वो ये कर रहा है। और अगर आप इनके पिछले 30-35 साल के स्टेटमेंट्स देख लें तो जब ये स्टेटमेंट्स दे के दोबारा इकट्ठे होते हैं तो फिर उसको रिकंसिलिएशन इसके अंदर लेके जाते हैं कि जी हमने तो इस मुल्क के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और हम 1980 की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, 90s की, हम इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। और ये नारा हमने पिछले 8-7 साल से बड़ा अच्छी तरह सुना। अब अगर इन देख लें कि 2-2.5 माह के अंदर और 1 साल पहले जब ये सारे मिलकर हुकूमत कर रहे थे तो उस वक्त ये था कि आपके सामने शहबाज स्पीड भी आपके सामने थी। उसके अंदर ये था कि जी सारे फैसले जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं और हम एक कंसल्टेशन प्रोसेस के अंदर जाके करते हैं, इस मुल्क को हम आगे लेके जा रहे हैं, हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट बचाया। अब जब वापस हम इलेक्शन मोड के अंदर आ गए हैं तो हम फिर उसी परफॉर्मेंस और क्रिटिक्स के अंदर चले गए हैं। और उसका बुनियादी मकसद ये है शफक कि हम इस मुल्क के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स का ये गेम चल रहा है उसके अंदर हम अपना गेम का पावर केक जो उसमें ज़्यादा लेना चाहते हैं। और उसके लिए जो है हम अगले के करेक्टर असैसिनेशन भी करते हैं, इस मुल्क के जो इश्यूज हैं उनको साइड लाइन्स भी करते हैं। और इस मुल्क के अंदर जो चीज़ें होने वाली हैं, चूँकि हमारे पास ना वो टीम होती है ना हमारे पास, देखे ना आगे पॉइंट आउट किया गया, और यार इनको चेक कर लें कि पिछले 40 साल से इनके कैबिनेट वही आ रही है, दोनों साइड्स को देख लें। और इवन जो तीसरा भी जिस तरह एक्सपोज हुआ इस मुल्क के अंदर कि आप अंदाजा कर लें कि उस चीज़ के अंदर कि हमारे पास ही बहुत बड़ा प्लान था और हम इस मुल्क के अंदर पता नहीं क्या करने वाले थे। और उनकी अपॉइंटमेंट देख लें कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कैसा लगा, KPK का चीफ मिनिस्टर कैसा लगा, यहाँ के ऊपर उनके मिनिस्टर्स का आप रोल देख लें कि किस लेवल पे चीज़ें गई हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनको ये हमारे लीडर्स हैं, हमें इन पे ट्रस्ट है, चूँकि हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है कि ये इस मुल्क को आगे लेके जाएं, इस मुल्क को क्रिटिसिज्म से निकालें, इस मुल्क के अंदर जुडिशरी को इतना क्रिटिसाइज ना करें, इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को इतना क्रिटिसाइज ना करें, इस मुल्क के जो इदारे जिनके अंदर ये बैठते हैं उनकी सुप्रीमेसी के लिए काम करें, इस मुल्क के पुलिस के निज़ाम को ठीक करें जो 1860 का चल रहा है, 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इस मुल्क के सिविल निज़ाम को ठीक करें जो 1908 का चल रहा है, इस मुल्क का कॉर्पोरेट सेक्टर देखें। आपके मुल्क के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है बाहर से आता कोई नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम गवर्नेंस का जो है वो डिसफंक्शनल है, आपकी जो अदालतें हैं वो इंसाफ जल्दी देती नहीं है। जब वो नहीं देती तो आपके मुल्क के अंदर कौन कहेगा जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, फिर 2-3 बड़ी अपॉर्चुनिटी वो हमने कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जाया कर दी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया।
आगे बढ़ते हैं। उज़मा साहिबा, जैसे हम बात कर रहे थे नून लीग की कारकर्दगी के हवाले से, आप बता भी रही थी, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी आपको मौका मिला, आपको मौका दिया गया, लेकिन कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने, आप एशियन टाइगर नहीं बन पाए हैं। और वो कह रहे हैं कि कोई एजेंडा ही नहीं है आपके पास, दें आपका क्या एजेंडा है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मैं आपके एनालिस्ट की इतनी लंबी तकरीर मैंने सुनी है, और मेरे ख्याल में इन्हीं को बना दें कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये समझते हैं कि सारे जो मामलात हैं वो इनको ज़्यादा अच्छी तरह उसका इदराक है, और बाकी जो सियासतदान आते हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, निकम्मे हैं, और किसी की उनको वो गवर्नेंस बिल्कुल उनकी ज़ीरो है। तो फिर तो मेरे ख्याल में ये इनको जमहूरियत पे ये बिल्कुल इन्ना लीला पड़ दें, क्योंकि ये जो अवाम के हाथ में जो वोट की ताकत है फिर वो भी ले लें, फिर छोड़ दें, फिर आप कोई डिक्टेटरशिप ले आए और कोई अपने मर्जी के ऊपर लोग लगा लें। ये इनको नहीं पता कि पाकिस्तान की स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी है, और साला साल कई दहाइयां ये हमारी एक डेमोक्रेसी रूट्स नहीं पकड़ सकी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है क्या सिस्टम था पाकिस्तान में। तो ये भी बड़ी एक अल्लाह का करम है कि 15 साल से अनइंटरप्टेड हमारी डेमोक्रेसी चल रही है। ये एक बड़ी और फिर जिस कौम का बाल बाल कर्जे में जकड़ा हो, तो उसके लिए हालात ठीक करने को इतने आसान नहीं होते हैं। फिर भी सियासतदान ही जो है ना उसको वही टारगेट बनता है, क्योंकि वो इजी टारगेट होता है। लेकिन बहरहाल मैं अब आपके सवाल की तरफ आती हूँ। देखें, मंशूर देना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 4 सेंटेंस डालें और आपको एक परफेक्ट मंशूर आपके सामने आ जाएगा। बात सारी इम्प्लीमेंटेशन की होती है। मैं तो पीपल्स पार्टी से ये कहूंगी कि जो इन्होंने मंशूर पेश किया है, 15 साल से इनकी सिंध में हुकूमत है, तो ये जो कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली ये देंगे, तो ये बता देना कि सिंध में इन्होंने अभी तक कितनी फ्री बिजली दी है लोगों को। शायद 100 यूनिट ही दी हो तो हमें बता दें। फिर इनका कोई हर चीज के लिए इनका ये कार्ड खेल गेम कर रहे हैं, स्टूडेंट कार्ड, किसान कार्ड, फलाना कार्ड। तो ये बता देना कि भाई अगर इन्होंने इतना पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया होता तो फिर ये एक नेशनल पार्टी से सिंध में सिमट के क्यों आ गई, क्या प्रॉब्लम हुई। और अगर इतनी उन्होंने जॉब्स दी थी, जो भट्टा बिठाया इन्होंने स्टील मिल का और पीआईए का भर्तियां कर करके, वो सबके सामने है। तो ऐसे मंशूर का फायदा क्या है? हम चाहते हैं, हमने किसी को सब्ज बाग नहीं दिखाने, हम हकीकत पे मबनी मंशूर लेके आएंगे। इसीलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कल भी पूरे उन्होंने कहा कि आपने जो ये इकोनॉमिक मुझे रोड मैप दिया है, इससे बेहतर मुझे रोड मैप चाहिए। और वो सबसे पहले मईशत की जो बहाली है वो उनके एजेंडे पे टॉप पे है, और वो मईशत। जी ठीक है, इस पर मजीद राय भी लेंगे हम बैरिस्टर आमिर हसन साहब के, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। कारकर्दगी के हवाले से हम बात कर रहे थे, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, हम बात कर रहे थे नून लीग की कारकर्दगी के हवाले से, बता रही थी उज़मा साहिबा, लेकिन वो कह रही हैं कि भाई आपने जो एजेंडा दिया है उस हवाले से आपने भी तो कोई काम नहीं किया ना। आपके पास पूरा सिंध था, आप सिंध में काम करते, ये जो एजेंडा आप अब दे रहे हैं ये पहले सिंध में तो अप्लाई कर लेते आप। बैरिस्टर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, बैरिस्टर साहब को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाफिज़ साहब, आपसे सवाल ये है कि ये जिस तरह सियासी जमातें एक दूसरे से गिले शिकवे भी कर रही हैं, फिर एक दूसरे पर अब ये कह रही हैं ना कि भाई आपने नहीं किया, जैसे पीपल्स पार्टी से अब ये कहा जा रहा है कि आप अब जो ये एजेंडा दे रहे हैं, ये पहले आप सिंध में तो अप्लाई करते, पूरा सिंध आपके पास था, आपकी हुकूमत थी, वहाँ पर क्यों नहीं किया? ये सिर्फ क्या ज़ुबानी कलामी कहने तक ही दावे हैं? शफक, ये पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग का आपस का है कि वो समझते हैं कि पंजाब के अंदर ठीक काम होना चाहिए, या मुस्लिम लीग समझती है कि उसे सिंध के अंदर और बेहतर होना चाहिए कि इतनी देर से हुकूमत से है। ये इनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स चलती रहेंगी और चलनी भी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, क्योंकि जब आपने अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करना होता है तो उसके अंदर आप ब्लेम्स भी करते हैं, और उस ब्लेम्स के अंदर होता ये है कि आपकी ख्वाहिश भी होती है
कि आप उस इलाके या प्रोविंस के अंदर हुकूमत करें और उस हुकूमत के अंदर आप डिलीवर करें। तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो चलता रहता है और ये चलता रहेगा इस चीज़ के अंदर। मैं जिस चीज़ के एंगल से बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ एज ए पूरे मुल्क के ऊपर, और जिन चीज़ों की तरफ मैंने इशारा की है वो उस मुल्क के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम चले जाएं किसी झोंपड़ी के अंदर जाके 2, 4, 5 दिन रह लें तो हमें इस मुल्क की जो स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी है उसको रियलाइजेशन लेकिन हाफिज साहब इसमें एक पॉइंट ये भी है, जैसे उस्मा साहिबा ने भी कहा कि सियासतदान बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं, इसलिए हर कोई बड़े आराम से उन्हें टारगेट कर लेता है। नहीं, इस आपको पता है इस मुल्क के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट कौन है? वो पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और उसके बाद अब तीसरा नंबर जो है वो पॉलिटिशियंस पे आया हुआ है जी। अब पॉलिटिशियंस जो है वो फिर ये है कि जब आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तो उस वक्त फिर आपने जब लोगों पे क्रिटिसिज्म करते हैं तो फिर आप पे तनकीद तो होती है। ये दुनिया के हर मुल्क के अंदर होता है कि पॉलिटिशियंस के ऊपर तकरीर करते हैं और तनकीद भी उसके अंदर होती है, और उसके अंदर एक इस्लाह का पहलू होता है। उसलिए होता है कि जब आपने आम आदमी के पास जाना होता है, वोट लेने होते हैं और आप कहते हैं कि मैं इस इलाके की खिदमत करूंगा और आप नहीं कर सकते या आपको उससे बेहतर करना चाहिए, तो लोग बातें करते हैं और फिर आपका हौसला जो है या आपका दिल बड़ा होता है कि उन चीज़ों को बर्दाश्त करने का। लेकिन ये जिन इदारों की तरफ मैंने आपसे इशारा किया है, आप देखें कि कोई हाल है जो हम 2-3 दिन से हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ हो रहा है कि एक जजमेंट आई है और उस जजमेंट के ऊपर आप देखें कि किस लेवल के ऊपर एक क्रिटिसिज्म आया हुआ है, और वो उस पूरी सीडिंग्स को पूरा 2 दिन पाकिस्तान के सारे लोगों ने देखा कि क्या क्या चीफ जस्टिस क्वेश्चंस करता है और उस क्वेश्चंस का आपको जवाब क्या आना चाहिए। और आप देखें उसके पूरा एक ब्रिगेड जो है उस काम पे लगा हुआ है, और फिर उसके अंदर आज बार एसोसिएशन ने भी कहा है कि यार खुदा का खौफ करे उस चीज़ के अंदर। उससे पहले आप इलेक्शंस के अंदर चले जाएं तो यही जुडिशरी जब आपको रिटर्निंग ऑफिसर्स देती है तो आप इस मुल्क के अंदर उस जुडिशरी के पीछे पड़े जाते हैं। कभी आप आरओज का इलेक्शंस कहते हैं, कभी आप उन्हें किसी और एंगल से बदनाम करते हैं, और वो फिर आपके सामने हाथ जोड़ते हैं और भैया आपका काम जाने आप उसके अंदर चले जाएं। वो किसी की जमानत दे दें तो हम सारे उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर देते हैं, वो किसी की जमानत ना ले हम उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, और इस सारी चीज़ों के पीछे हम एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको डाल देते हैं कि जी हर काम के अंदर इस मुल्क के अंदर जो है एस्टैब्लिशमेंट आ रही है। तो असल सॉफ्ट टारगेट वो है कि शायद जिनके वो स्पोक्स पर्सन इस तरह के नहीं है कि वो आके काउंटर करें इस चीज के अंदर, या हमारे मुल्क का ऐसा लॉ नहीं है कि इतने स्ट्रिंजेंट मैयर्स उसके अंदर ली जाएं। दुनिया के किस मुल्क के अंदर है कि इतने इदारों को मिलाइन करना चाहिए? हमारी पार्लियामेंट है जिसका जो जी आता है इस पार्लियामेंट मुतल्लिक कह देता है, और पार्लियामेंट की बजाय फिर जुडिशरी आप देख लें, फिर आप उसके आगे देख लें हमारा जिसकी तरफ मैंने आपके लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों की तरफ बात की है। तो ये सारे ऐसे एरियाज हैं कि जिसके अंदर जाके अल्टीमेटली जो है वो फिर हम रेस्क्यू करते हैं अपने आप को ब्लेम्स गेम के अंदर जाके कि जी ठीक है मैं नहीं कर रहा तो फलाने पे टारगेट करे ताकि उंगली जो है मेरी तरफ ना आए और अगले कंट्रोवर्सी के अंदर चला जाए। अब अगले पिछले 5-7 साल से आप देख लें जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है कि कभी एक जजमेंट पे रौला, कभी दूसरी पे रौला, कभी तीसरी, और पिछले 1.5 साल के अंदर देख लें कि यहाँ पे हमने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो गई। क्या आप किसी मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर जजेस कॉन्डक्ट पे इस तरह बात होती है जो हमारी इस पार्लियामेंट के अंदर हुआ है जी? क्या इस मुल्क के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक किस तरह होता है कि जिस तरह हम नाम लेके क्या क्या करते हैं और किस तरह हमने 9 मई तक चढ़ाई कर दी इन सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर? ये दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इस तरह होता है? और फिर हम उसको एक पॉलिटिकल और उसको और एक नैरेटिव के अंदर लेके आए, और 9 मई से इंसिडेंट हुआ और आपके मुल्क के अंदर एक शख्स जो है उसको कॉन्विक्ट नहीं किया गया उस चीज के अंदर। तो क्या ये चीजें इस चीज के अंदर शो करती, इसलिए शो करती हैं कि चूंकि हमारा डिलीवरेंस मैकेनिज्म वीक है, हमारा लोगों के साथ एक्सेस जो है वो वीक है उस चीज के अंदर, तो फिर हम टॉक शोज के अंदर आके वो उसको क्रिटिसाइज कर देगा, वो उसको क्रिटिसाइज कर देगा। और होमवर्क आप किसी से आके पूछ ले, आप ये पूछना कि जो मैंने आपसे फैक्ट्स कहे हैं पाकिस्तान की, मैं एक पाकिस्तान का आम शहरी हूं, लॉ का एक स्टूडेंट हूं, मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं। क्या वो फैक्ट्स जो हैं वो कोई डिनाई कर सकता है कि इस मुल्क के अंदर ये फैक्ट्स गलत हैं? क्या इस मुल्क के अंदर गुर्बत नहीं बढ़ी? क्या इस मुल्क के अंदर इंसाफ महंगा नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर इंसाफ के लिए लोगों को कई साल नहीं गुजारने पड़ते? क्या इस मुल्क का जो थानेदार या पुलिस वाला है इस मुल्क के अंदर रिश्वत नहीं लेता? क्या इनकी FIR या इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उस चीज के अंदर होती है? क्या इस मुल्क के अंदर जो दवाइयां हैं वो आम आदमी के एक्सेस के अंदर है? आपको पता है किस लेवल पे चला गया? क्या इस मुल्क के अंदर हॉस्पिटल्स की वो हालत है कि जिसके अंदर हम जाके अपने बच्चों के जो है वो जाके कोई डिलीवरी केस ही करवा सकें, या उसके बाद ये करें कि हमारे जो है बड़े बड़े जो हमारे बेचारे जो मरीज हैं वो दवाई के बगैर इस दुनिया से अंदर चले जाते हैं?
क्या इस मुल्क के अंदर पानी का साफ पानी है? आज तक हम इस मुल्क से पोलियो जो है हम खत्म नहीं कर सके उस चीज के अंदर। आज तक ये किसी ने गौर किया इस चीज के अंदर कि 3.5-4 करोड़ जो आबादी है, 250 मिलियन का मुल्क है आपका, और उसके अंदर आप देख लें कि 3.5-4 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, और हम इस मुल्क के अंदर लगे हुए हैं कि नहीं जी स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी है। और भाई आपका किसी एक पॉलिटिशियंस का या रिप्रेजेंटेशन का, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो उनका लाइफ स्टैंडर्ड है जो पाकिस्तान के आम आदमी का जो 15 से 20 हजार रुपए के अंदर गुजारा कर रहा है? आज एक पार्टी के पॉलिटिकल चेयरमैन ने कहा कि 70,000 तक आपका घर का खर्चा चलेगा, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उसके अंदर भी गुजारा उस चीज के अंदर नहीं है। क्या किसी ने कोशिश की कि इस मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर मुल्क है, हमने क्यों नहीं अपने रिजर्वाइज डैम्स बनाए, क्यों नहीं हमने कालाबाग डैम बनाया, और वो जो बिजली 2-3-4 रुपए यूनिट्स पे आनी चाहिए 65 रुपए यूनिट्स पे आ रही है। साउथ एशिया के अंदर सबसे ज्यादा महंगी बिजली जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। क्या गर्मियों के अंदर और सर्दियों में फर्क रह गया? अब आपको गर्मियों में गैस नहीं मिलती, सर्दियों में आपको बिजली नहीं मिलती, और आपके मुल्क के अंदर 2200 अरब रुपया जो है वो कैपेसिटी पेमेंट चार्ज की वजह जा रहा है। किसी ने चार्ज किया है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म किया जाए कि मैं बिजली इस्तेमाल भी नहीं करता, मेरी बिजली भी वाफिर है, और हम इस वक्त जो है वो तकरीबन 35,000 मेगावाट्स पे हम चले गए हैं। कैपेसिटी हमारी जो इस दिसंबर के अंदर 7-7.5 हजार की है। और भाई कौन बंदा है जो 26-27 हजार मेगावाट जो है उसका हम पैसे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की वजह से दे रहे हैं, और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट क्यों नहीं करते हम उस चीज के अंदर जाके? क्या ये मुल्क आज नेपरा के अंदर गया 49 अरब रुपया आपने फिर पाकिस्तान के आम आदमी से निकाल। कभी किसी ने वो बिजली का बिल देखा है कि उसके ऊपर टैक्स कितने हैं? क्या फेडरल एक्साइज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, उसके बाद ड्यूटीज, लेवीज, पेट्रोल आप उसके अंदर देख ले, किसी मुल्क के अंदर 60 रुपए लेवी है, 260 रुपए पे आपने पेट्रोल किया हुआ है, और उसके अंदर आप फिर भी अभी आप ये कहे कि नहीं जी हम इस मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत आएगी या जमहूरियत रहेगी तो ये मुल्क खुश, बिल्कुल होनी चाहिए, आगे जानी चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं ये समझता हूं कि इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को किसी न किसी अब कॉमन एजेंडे पे आना चाहिए, और वो कॉमन एजेंडा आपकी गवर्नेंस है, आपकी जस्टिस है, इस मुल्क का वेलफेयर है। सियासत अपनी जगह, लेकिन ये जो असल इश्यूज हैं कि 250 किसी घर के अंदर 10 बंदे हो जाएं, उनके कमाने वाले कम ना हो, तो अल्टीमेट क्या रिजल्ट उस मुल्क के अंदर आएगा? कोई बीमार होगा, कोई गुर्बत में जाएगा, कोई मर जाएगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हम बात कर लेते हैं कुछ मईशत के हवाले से भी। तो बैरिस्टर आमिर हसन साहब, नून लीग बड़े दावे कर रही है, वो कह रहे हैं जी मईशत को संभाला देने के लिए, इसके जो अदम इस्तेहकाम की कैफियत है इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास ही सारे के सारे प्लान्स हैं। इस हवाले से वो कुछ मुआशी माहिरीन से मीटिंग्स भी कर रहे हैं मियाँ साहब, तो आपके पास क्या प्लान्स हैं? देखिए, हमने अपने प्लान्स दे दिए हैं मंशूर के अंदर, और ज़्यादा आपकी लेगेसी होती है, आपकी कारकर्दगी होती है कि आपने क्या किया है। देखिए, मैं किसी पे तनकीद नहीं करता। नून लीग का जो मईशत का प्लान है वो एक उनका अपना प्लान है। वो हमेशा समझते हैं कि बड़े कारोबारी तबके को या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को उसे सब्सिडी देने से या उसे मजबूत करने से गरीब आदमी मजबूत होगा। पीपल्स पार्टी समझती है कि मेजॉरिटी को, गरीब आदमी को, आम आदमी को मजबूत करने से इकोनॉमी भी मजबूत होगी और मुल्क भी मजबूत होगा। जब आप एक आम आदमी को रोजगार देते हैं, उसकी छोटे किसान को, छोटे ताजिर को, मजदूर को आप खुशहाल करते हैं, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो मुल्क की इकोनॉमी चलती है। ये हमारा इनके दरमियान एक बुनियादी फर्क है इकोनॉमी का। और देखिए, इनकी इकोनॉमी तो पिट गई, कोई एक दफा नहीं पिटी, ये पिट चुकी है। यही इकोनॉमी का स्टाइल इमरान खान का था, और यही इकोनॉमी इसहाक डार वाली है, पिट चुकी है। अब इस पे क्या कहें? हम 16 महीने बतौर इत्तेहादी खामोश रहे, लेकिन कभी मिफ्ता का चेहरा आता था, कभी डॉलर और इसहाक डार साहब आते थे, कभी मियाँ साहब लंदन बुलाए जाते थे और उधर से आती थी। तो इनकी इकोनॉमिक टीम, इनकी इकोनॉमी, क्यों खामोश रहे? 16 महीने आप हलीफ थे, आप कह सकते थे, आप तब क्यों खामोश रहे? पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं कहा फिर तब? देखिए, जब एक गवर्नमेंट के अंदर आप हों, हमारे यहाँ साथ ही ये 16 महीने का था, उसमें हम क्या बोलते, और मुल्क को उससे ज्यादा बड़े मुश्किलात का सामना था। हम आलमी तन्हाई का शिकार थे। हमारा एक जिद्दी सा शख्स वजीर आजम बनाया गया था, जो उसने मुल्क को आलमी तन्हाई में सुपर पावर को कहने लग गया था। जो उसने तमाशा किया, जिसने यहाँ पे आर्मी पे हमला किया और उधर हमारे दोस्त मुल्कों के ऊपर हमला किया, तो हम तो मुल्क की उस वकार को और उस आलमी तन्हाई को खत्म कर रहे थे। ये मामला इनका था। अब आइए मैं दूसरी बात, देखिए, मैं फिर नहीं कहता कि अपना मंशूर दें, हम अपना दें, लोग मैंडेट देंगे। जब मैंडेट आएगा उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी जुर्रत है और इतनी उनमें मेरे ख्याल से तदब्बुर भी है
कि वो मिल बैठेंगे और कॉमन एजेंडे के ऊपर, क्योंकि सबको पता है कि मुल्क के मसाइल क्या है। हमने ये कोई घोट के नहीं पिए हुए कि तकरीर शुरू कर दें, ये है ये है ये है। चले अब मैं जवाब देता हूँ। अभी हाफिज साहब ने बहुत सी बातें की, गवर्नेंस के इशू को हम ही एड्रेस करते हैं। हम 70s में आए तो इस मुल्क को पता नहीं था कि हुक्मरान कैसे बनेंगे और कैसे खत्म होंगे। हमने आइन दिया, हमने रियाया से अवाम बनाया, हमने पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट अदलिया दी, हमने पाकिस्तान के अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर दी। उसके बाद हमारी जब दोबारा हुकूमत आई है, गवर्नेंस के अभी सिर्फ मामले बता रहा हूँ, तो हमने जिस मुल्क बात पे मुल्क टूटा था सूबाई खुद मुख्तारी पे, हमने सूबाई खुद मुख्तारी दी। हमने उसके बाद आपकी जितनी पावर्स थी ऐवान सदर से पार्लियामेंट को डिवॉल्व की और पार्लियामेंट से वो प्रोविंसेस तक डिवॉल्व हुई हैं। अब जो आगे काम है वो हमारा है कि इंशाल्लाह ताला हम ही ने ये आर्टिकल शामिल किया है और जो ये बल्दियाती इदारे हैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने शामिल किया है 18th अमेंडमेंट पे। अब हम चाहते हैं कि वो सूबों से पावर्स जो है नीचे डिवॉल्व हो। लेकिन हमारे हाफिज साहब या ऐसे बहुत से दोस्त जब बात करते हैं सियासत के खिलाफ सारी चीजें बता के, तो इन्हें यह भी जहन में रखना चाहिए कि सियासतदानों से ज्यादा हुकूमत यहाँ पे मिलिट्री ने की है और उनके बच्चे भी इसी तरह आए हैं। हर मिलिट्री डिक्टेटर का बच्चा वजीर बना है और आज भी मौजूद है। अलग वो सियासत के खिलाफ आए थे उनके बाप और आज वो सियासतदान बने बैठे हैं। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि बाहर से बैठ के और ये बताना ये कर लो और वो कर लो, इसे बैकफुट पे जाके शॉट लगाओ या इसे कवर ड्राइव मारो, ये बाहर की बातें और होती हैं, ग्राउंड के अंदर बैठ के खेलना और होता है। और पाकिस्तान के अंदर मैं फिर कहता हूँ, ये रोज कह देना इतने बंदे ऐसे हैं, इतने बंदे ऐसे हो गए, इतने बंदे ऐसे हो गए, उन बंदों को भी बताएं कि इतने बंदे कैसे हो गए। ठीक है, जरा अच्छा बंद करें ना। अब एक सेकंड मेरी बात सुन लें। जैसे आप हाफिज साहब की सुनती हैं वैसे जरा मेरी भी सुन। जी मेहरबानी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम को भी ये समझाएं, उन्हें एजुकेट करें कि इतने बच्चे पैदा ना करें, आबादी में बेतहाशा इजाफा ना करें। ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। और ये जो आपने और हमने 70s के अंदर ये फैमिली प्लानिंग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी वजारत बनाई थी बहबूद आबादी की 73 के अंदर। तो ये बताना चाहता हूँ कि जब आपने जो मुल्क के हालात कर दिए हैं आज, मतलब जितनी आबादी आपकी होगी, ये एटम बॉम्ब है पाकिस्तान के लिए। अब आने वाली हर हुकूमत हमें कहा जाता है हम 21,000 मेगावाट के एग्रीमेंट करके बिजली पूरी करके जाते हैं, 4-5 साल के बाद आबादी उधर पहुंची होती है, काम उधर नहीं पूरा होता। हम आते हैं, गंदुम हमें इंपोर्ट करना पड़ती है, लेकिन जब हम 1 साल के अंदर गंदुम एक्सपोर्ट करते हैं तो 5 साल के बाद आबादी जाके बेतहाशा। तो आपकी सारी दुनिया आपको बता रही है कि आपकी आबादी में बेतहाशा इजाफा ये आपके लिए एटम बॉम्ब की हैसियत रखता है। इसलिए सिर्फ महज ये कहे जाना कि हुकूमतें कुछ नहीं कर रही, अवाम की कुछ जिम्मेदारी है, इन चीजों को भी देखिए। आइए अब दूसरी बात इन्होंने की कि सोशल सेक्टर में सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी नेट का जो प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और वो सिर्फ इसीलिए है जिसके बारे में अभी हाफिज साहब कह रहे थे कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो अगर हमारे दोस्तों की तरह हम कहते रहे कि हम एशियन टाइगर बनेंगे 40 साल से ये नारा लगाते रहे और लोगों को 2 वक्त की रोटी ना दे, उसी के लिए ये प्रोग्राम आते हैं सोशल सिक्योरिटी नेट की और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। जैसे कि IMF आप पे हर चीज पे कदम लगाता है, लेकिन वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया आपकी सपोर्ट करती है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि दोनों चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आपकी मईशत को आपको लेके आना पड़ेगा एग्रीकल्चर के ऊपर, और उसके साथ चलना पड़ेगा। और फिर हमसे सवाल हुआ कि आपने कौन सी बिजली सस्ती दी, हमने थरकोल दे के हमने वहां पे बिजली की है। आज आपको सस्ती बिजली फैसलाबाद की फैक्ट्रियों को मिल रही है, ये थरकोल से आई है। एक सूबाई हुकूमत ने मंसूबा इतना बड़ा लगा लिया जिसकी पाकिस्तान के अंदर तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। तो मैं समझता हूँ महज तनकीद ना करें, आगे बढ़े, हल दें। ये जितनी बातें हाफिज साहब ने बहुत स्पीड के अंदर की हैं, इन्हें आखिरी क्या कहेंगे आप इस हवाले से? उसके अंदर इनसे जी मैं जरा हल क्या है, आप मेरे बानी करके ना, तो आपकी हमने सारी बातें सुन ली, आप थोड़ी हमारी भी बातें सुन ली ठीक काइंडली। अब मुझे शफक ने मुझे कहा है बात करने के लिए। 2 बातें हैं। देखें, एक तो मैं कंडेम करती हूँ, मैं मजम्मत करती हूँ जो शुतर बेमहार की तरह सोशल मीडिया पे हमारे इदारों पे कीचड़ और गंद उछाला जा रहा है, खास तौर पे हमारी आला अदलिया पे। हमारे चीफ जस्टिस जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक फैसला दिया है
और सख्त एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहिए जो कि इस तरह से तमाशा जिन्होंने सोशल मीडिया पे लगाया। और हम सबको पता है कि सोशल मीडिया पे कौन क्या कर रहा है। और आज ही मैं बड़ी खुशी हुई कि JIT मिली है और अब ये लोग जो हैं फिर अपने अमाल का इनको हिसाब देना पड़ेगा। देखिए, हम जितने अपना इदारों को मजबूत करेंगे उतना ही पाकिस्तान मजबूत होगा। इसीलिए मैं बैरिस्टर साहब से भी कह रही हूँ कि ना बार बार कहें गोद में गोद में गोद में। ये आप इदारों पे उंगलियां उठाते हैं, आप इदारों को मुलव्वस करते हैं। खुदारा हमारा ये फौज न्यूट्रल है, वो एपॉलिटिकल है। उन्होंने बारहा कह दिया है कि हम उन तमाम हुकूमतों के पीछे खड़े हैं जो कि जमहूरी हुकूमतें होंगी और जो अवाम का मैंडेट लेके आएंगी, चाहे भले से वो किसी भी पार्टी से आए। खुदारा इस तरह की बातें बंद कर दें। और बैरिस्टर साहब को मैं याद दिलाती चलूं कि जरदारी साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ को तो हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और ये हमारा एक मुश्तरका जो था, ये हमारी मूवमेंट थी जिससे हमने पहली हुकूमत को गिरा के तो हम ये लेके आए हैं। और ये भी मैं इनको याद दिलाती चलूं कि इनके पास 10 वजारतें थी। जमहूरियत में कैबिनेट डिसीजंस लेती है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं लेता है। और इनको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हमने सियासत की एक बहुत बड़ी कीमत अदा की रियासत को बचाने के लिए, क्योंकि डिफॉल्ट के दहाने पे था पाकिस्तान। श्रीलंका बनने का शोर था हर तरफ, IMF से भाग गए थे साइन करके, सबको पता है। आज कोई नहीं कह रहा कि जी श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट कर रहा है पाकिस्तान। खुदा ना खास्ता ऐसा होता तो आज डॉलर आपका 600 रुपए का आपको मिल रहा होता और महंगाई जो है वो आसमान को छू रही होती। तो ये सारी बातें जो है प्लीज अपने जहन में रखें। क्या पता आगे भी हमें इकट्ठे मिलकर चलना पड़े, और चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमने पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं तो हमें सबको सर जोड़ के बैठना होगा और मईशत को हमें संभाला देना होगा। इस तरह ठीक है, इलेक्शन कैंपेन में आप एक दूसरे के खिलाफ करें, जरूर करें बातें, लेकिन इतनी नफरत अंगेज बातें नहीं होनी चाहिए कि आप बाद में एक दूसरे के साथ बैठ भी ना सकें, जबकि पहले भी आप इकट्ठे शामिल में हैं। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।